आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम जिन दस्तावेजों, ऐतिहासिक रिपोर्ट्स और जो कानूनी शोध हमारे पास हैं, उन पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। ये किसी आम विषय पर नहीं है। ये उन घटनाओं का दस्तावेजीकरण है जो 16 दिसंबर 2012 की उस रात से जुड़ी हैं। एक ऐसी रात जिसने एक पूरे देश की आत्मा को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। जी बिल्कुल। जरा उस समय की कल्पना कीजिए। 2012 की सर्दियों की वो रात, दिल्ली की सड़कें जहां जनजीवन बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कड़ाके की ठंड थी और लोग अपने अपने काम खत्म करके गर्म कपड़े लपेटे हुए जल्द से जल्द अपने घरों को लौट रहे थे। हाँ, जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश में थे। शहर की वो एक बेहद आम और शांत शाम लग रही थी। लेकिन उसी शहर की चौड़ी सड़कों पर दौड़ती हुई एक सफेद रंग की प्राइवेट बस के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसने इंसानियत की हर सीमा को तोड़ दिया। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। क्योंकि ये केवल एक जघन्य अपराध का विवरण नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे इस एक घटना ने पूरे सिस्टम की खामियों को उजागर कर दिया और समाज को आईना देखने पर मजबूर कर दिया। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो रिपोर्ट और कानूनी दस्तावेज हमारे सामने हैं, ये केवल एक आपराधिक मामले की फाइलें नहीं है। जी, ये भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली, पुलिस प्रशासन और हमारे समाज की सामूहिक चेतना के लिए एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट को दर्शाते हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा में हम केवल उन भयानक तथ्यों तक सीमित नहीं रहेंगे। हम इस बात का गहरा विश्लेषण करेंगे कि आखिर वो बस उस रात वहां क्यों थी, सिस्टम कहाँ विफल हुआ और उस 8 साल लंबी कानूनी लड़ाई में क्या-क्या दांव पेच आजमाए गए। सही कहा आपने। और इसके परिणाम स्वरूप हमारे कानूनों में ऐसे कौन से बदलाव हुए जिनकी मांग दशकों से हो रही थी। ये समझना बेहद जरूरी है कि कैसे एक अकेली घटना ने दशकों पुरानी व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए उस रात के घटनाक्रम और उन परिस्थितियों से शुरुआत करते हैं जो हमारे शोध में बहुत स्पष्टता से उभर कर आती हैं। 16 दिसंबर 2012 रात के करीब 9 बजे का समय। एक 23 वर्षीय फिजियोथेरेपी की छात्रा, जिसे बाद में दुनिया ने निर्भया यानी निडर के नाम से जाना और जिसका नाम बाद में ज्योति सिंह सामने आया, वो अपने एक पुरुष मित्र के साथ साकेत के एक मॉल में फिल्म देखकर लौट रही थी। जी, उन्हें द्वारका की तरफ अपने घर जाना था। बिल्कुल। मुनिरका बस स्टैंड पर वे एक ऑटो या बस का इंतजार कर रहे थे। तभी दक्षिण दिल्ली की उस सड़क पर एक सफेद रंग की प्राइवेट बस आकर रुकती है। बस के अंदर उस समय 6 लोग मौजूद थे। राम सिंह, जो कि बस का ड्राइवर था, मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवल गुप्ता, अक्षय कुमार सिंह और एक किशोर। और जो बात इस विवरण में सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली है और जो आपराधिक मनोविज्ञान को दर्शाती है, वो ये है कि उन्होंने बाकायदा एक जाल बिछाया था। एक पूरा जाल रहा था, सवारियों को बुला रहा था ताकि वो एक आम बस लगे। बिल्कुल। अंदर बैठे बाकी 5 लोग बिल्कुल सामान्य यात्रियों की तरह व्यवहार कर रहे थे। वे मुस्कुरा रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे ताकि बाहर से देखने पर किसी को जरा भी शक न हो। ये एक सोची समझी साजिश थी। और जैसे ही वे दोनों बस में चढ़े और बस ने रफ्तार पकड़ी, बस के दरवाजे बंद कर दिए गए और वो बस अपने तय रास्ते पर जाने के बजाय सुनसान रास्तों की तरफ मुड़ गई। उस दोस्त को लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा गया जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। जी। और उसके बाद ज्योति के साथ जो हुआ वो भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर और अमानवीय सामूहिक बलात्कारों में से एक था। ये सोचना भी सिहरन पैदा कर देता है कि लगभग 1 घंटे तक वो चलती बस एक भयानक यातना गृह बन गई थी। 1 घंटे तक? हाँ, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल उभर कर आता है वो सिस्टम की विफलता का है। बाहर शहर की जिंदगी बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही थी। गाड़ियां गुजर रही थीं, पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियां भी सड़कों पर रही होंगी। होनी ही चाहिए थी। बिल्कुल। लेकिन किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस बस के बंद और काले शीशों के पीछे क्या हो रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश थे कि गाड़ियों के शीशों पर डार्क फिल्म नहीं होनी चाहिए। जी, उसके बावजूद उस बस पर डार्क फिल्म लगी हुई थी। वो बस ड्यूटी पर नहीं थी, फिर भी वो शहर की मुख्य सड़कों पर कैसे घूम रही थी। यही तो बात है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थागत विफलता की ओर इशारा करता है। उस समय दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के निजीकरण का एक दौर चल रहा था। पुरानी ब्लू लाइन बसों को हटा के ऐसी सफेद चार्टर्ड बसों को लाया गया था, लेकिन इन पर कोई सख्त नियंत्रण नहीं था।
ड्राइवर राम सिंह और उसके साथी उस रात शराब पीकर बस लेकर निकल गए थे, बिना किसी रोक टोक के। बिना किसी परमिट के, बिना किसी रूट के। वो बस कई पुलिस चेकपोस्ट से गुजरी, लेकिन उसे रोका नहीं गया। ये उस प्रशासनिक लापरवाही का चरम था, जहाँ एक वाहन बिना किसी रोक टोक के इतने लंबे समय तक अपराध का स्थल बना रहा। जी। और अंत में उन्होंने दोनों को निर्वस्त्र, लहूलुहान और लगभग मृत अवस्था में महिपालपुर के पास सड़क किनारे फेंक दिया। यहाँ चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इतनी भयावह और अकल्पनीय क्रूरता के बाद भी ज्योति का जो अदम्य साहस था वो असाधारण था। सफदरजंग अस्पताल में जब उसे लाया गया तो अनुभवी सर्जन और डॉक्टर भी उसकी गंभीर चोटों को देखकर पूरी तरह हैरान थे। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इतनी अंदरूनी चोटों और इतना खून बह जाने के बाद किसी का भी जीवित बचना लगभग असंभव था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस हालत में भी वेंटिलेटर पर रहते हुए उसने इशारों में और फिर मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दिए। उसने अपने हमलावरों की स्पष्ट पहचान की और उन्हें सजा दिलाने की दृढ़ मांग की। बिल्कुल। उसकी ये इच्छा शक्ति ही थी जिसने इस मामले को केवल एक खबर बनकर दबने नहीं दिया। वो केवल एक पीड़ित बनकर नहीं रहना चाहती थी, वो एक योद्धा बन गई थी। और इसका ये संघर्ष अब अस्पताल के कमरे से बाहर निकलकर पूरे देश की सड़कों तक पहुंच चुका था। हर उम्र, हर वर्ग के लोग उसकी सलामती की दुआ कर रहे थे। जब सफदरजंग अस्पताल में उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी तो 26 दिसंबर को उसे एयरलिफ्ट करके सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल ले जाया गया। हालांकि इस फैसले पर भी काफी बहस हुई थी। हाँ, कि क्या ये पूरी तरह से एक चिकित्सीय निर्णय था या फिर देश में बढ़ते जनाक्रोश के दबाव को कम करने का एक प्रशासनिक प्रयास। लेकिन दुखद सच्चाई ये थी कि उसके शरीर की चोटें इतनी गहरी थीं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी उसे बचा नहीं सका और 29 दिसंबर 2012 को उसका निधन हो गया। उस सुबह जब ये खबर भारत पहुंची तो ऐसा लगा जैसे देश भर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया हो। जी। इंडिया गेट, जंतर मंतर और रायसीना हिल, जहां राष्ट्रपति भवन और संसद मौजूद हैं, वहां के दृश्य ऐतिहासिक थे। हजारों की संख्या में युवा, छात्र, माता पिता, कर्मचारी और सबसे अहम मध्यम वर्ग के वो आम लोग जो शायद ही कभी सड़कों पर उतरते थे, वे सब बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ रहे थे। कड़ाके की ठंड में पुलिस ने पानी की बौछारें छोड़ी, आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये भारत के नागरिक समाज के इतिहास में एक बहुत बड़ा और अनोखा बदलाव था। कैसे? सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके पीछे कोई राजनीतिक दल नहीं था, कोई नेता मंच से भाषण नहीं दे रहा था। ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। लोग राजनीति का नहीं, बल्कि व्यवस्था की उस उदासीनता और महिलाओं के मन में बैठे उस डर का विरोध कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा। आधी रात को दिल्ली जैसे शहर में महिलाओं का सड़कों पर मार्च करना, आज़ादी और सुरक्षा के नारे लगाना, ये एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में उससे पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। पीड़िता अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुकी थी। जी। ये गुस्सा केवल उन 6 अपराधियों के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये पुलिस स्टेशनों में बैठे उस रवैये के खिलाफ था जो अक्सर पीड़िता पर ही सवाल उठाता है। ये गुस्सा सड़कों पर रोशनी न होने और सार्वजनिक स्थानों को महिलाओं के लिए असुरक्षित बनाने वाली पूरी व्यवस्था के खिलाफ था। और इसी जनदबाव का नतीजा था कि प्रशासन को अभूतपूर्व फुर्ती दिखानी पड़ी। पुलिस ने कुछ ही दिनों के भीतर सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राम सिंह, मुकेश, विनय, पवन और अक्षय के अलावा वो 6ठा आरोपी भी पकड़ा गया जो उम्र से किशोर था। इसके बाद 2013 में इस मामले की सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी त्वरित अदालत का गठन किया गया ताकि जल्द से जल्द न्याय हो सके। लेकिन यहीं से कानूनी प्रक्रिया की वो जटिलता शुरू होती है जो इस मामले का एक बहुत बड़ा और निराशाजनक पहलू है। जी। सबसे पहले तो मुख्य आरोपी और बस ड्राइवर राम सिंह मार्च 2013 में तिहाड़ जेल के अंदर अपने सेल में मृत पाया गया। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या घोषित किया गया था। हाँ, आधिकारिक तौर पर। हालांकि इसके पीछे सुरक्षा में भारी चूक पर कई सवाल उठे। इसके बाद सबसे ज्यादा तीखी बहस उस 6ठे आरोपी को लेकर हुई जो किशोर था। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बहुत बड़ा। घटना के समय उसकी उम्र 18 वर्ष से कुछ महीने कम थी। उस समय के किशोर न्याय अधिनियम यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अपराध चाहे कितना भी जघन्य क्यों ना हो, एक किशोर को अधिकतम 3 साल के लिए केवल सुधार गृह में ही भेजा जा सकता था। ये एक ऐसा बिंदु था जिस पर आम जनता का गुस्सा चरम पर था। लोगों के लिए यह समझना नामुमकिन था कि जिस व्यक्ति ने उस रात सबसे ज्यादा क्रूरता की हो, उसे केवल उसकी उम्र के कारण कैसे बचाया जा सकता है। बिल्कुल।
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बाकी 4 वयस्कों को सितंबर 2013 में ही फांसी की सजा सुना दी थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये एक फास्ट ट्रैक कोर्ट था और सजा 2013 में ही तय हो गई थी, तो फिर उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचने में 7 साल से ज्यादा का समय कैसे लग गया? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। आम जनता के लिए इस देरी को पचा पाना बहुत मुश्किल था। देखिए, ये भारतीय न्याय प्रणाली के लंबे और थकाऊ प्रक्रियात्मक पहलुओं को उजागर करता है। मृत्युदंड के मामलों में हमारे कानून में आरोपी को खुद का बचाव करने के लिए कई अवसर दिए गए हैं। 2013 के फैसले के बाद मामला दिल्ली उच्च न्यायालय गया, जहां 2014 में सजा बरकरार रखी गई। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसने 2017 में फांसी की सजा पर मुहर लगाई। लेकिन इसके बाद भी अपराधियों के वकीलों ने कानून की हर छोटी बड़ी खामी का फायदा उठाया। जी हाँ, उन्होंने पुनर्विचार याचिकाएं दायर की। जब वे खारिज हो गईं, तो उपचारात्मक याचिकाएं यानी क्यूरेटिव पिटिशंस लगाई गईं। और इतना ही नहीं, जब फांसी की तारीखें तय होने लगीं, तब भी देरी करने के नए तरीके खोजे गए। दोषियों ने एक साथ दया याचिका लगाने के बजाय एक एक करके राष्ट्रपति के पास याचिकाएं भेजी, ताकि हर बार फांसी की तारीख को टालना पड़े। बिल्कुल। एक दोषी ने तो ये दावा तक कर दिया कि घटना के समय वो भी किशोर था, जिसकी जांच में फिर अदालत का समय लगा। यहां तक कि फांसी से ठीक पहले एक दोषी की पत्नी ने तलाक की अर्जी लगा दी। ये सभी दांव-पेच केवल समय बर्बाद करने और न्याय को टालने की एक हताश कोशिश थी। और इन दांव-पेचों ने 8 साल, 3 महीने और 4 दिन का वो लंबा इंतजार पैदा किया जो ज्योति के माता-पिता और पूरे देश ने झेला। जी। अंततः 20 मार्च 2020 की सुबह जब कानूनी विकल्पों के सारे रास्ते बंद हो गए, तब तिहाड़ जेल में उन चारों को फांसी दी गई। उस समय जेल के बाहर ज्योति के माता-पिता चुपचाप खड़े थे। कोई जश्न का माहौल नहीं था। बिल्कुल नहीं, केवल एक गहरी सांस थी, क्योंकि न्याय की जीत के बावजूद ये तथ्य अपनी जगह था कि उनकी बेटी वापस नहीं आने वाली थी। ये एक अंत था, लेकिन ये बहुत थका देने वाला अंत था। लेकिन इस लंबी लड़ाई ने देश के कानूनों में जो बदलाव किए, वो इस केस की सबसे बड़ी और स्थायी विरासत है। विरोध प्रदर्शनों के भारी दबाव में सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश JS वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति को महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस समिति ने केवल 29 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी थी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल, जिसके लिए उन्हें जनता और विशेषज्ञों से 80,000 से अधिक सुझाव मिले थे। वर्मा समिति की रिपोर्ट एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसी के आधार पर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 पारित किया गया, जिसे आमतौर पर निर्भया एक्ट के रूप में जाना जाता है। जी। इस कानून ने कई सदियों पुराने कानूनों को पलट कर रख दिया। सबसे बड़ा बदलाव था बलात्कार की व्यापक परिभाषा। पहले ये केवल पेनिट्रेशन तक सीमित था। हाँ, लेकिन नए कानून ने इसे बहुत व्यापक बना दिया, जिसमें यौन उत्पीड़न के कई अन्य अमानवीय रूपों को भी शामिल किया गया। सजा को और कड़ा किया गया, जहां बार बार अपराध करने वालों या पीड़िता को मृत जैसी स्थिति में पहुंचाने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान जोड़ा गया। और दिलचस्प बात यह भी है कि इस कानून ने कुछ ऐसे अपराधों को पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जिन्हें पहले गंभीरता से नहीं लिया जाता था। जैसे स्टॉकिंग। बिल्कुल, स्टॉकिंग यानी किसी का पीछा करना, वॉयरिज्म यानी ताक झांक करना, और तेजाब के हमलों को भारतीय दंड संहिता में अलग और विशिष्ट अपराध माना गया। पुलिस की जवाबदेही भी तय की गई। जी, यदि कोई पुलिस अधिकारी ऐसे मामलों में FIR दर्ज करने से मना करता है, तो उसके लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। साथ ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 2015 में एक बड़ा बदलाव किया गया, जिससे 16 से 18 वर्ष के किशोरों को जघन्य अपराधों के मामलों में वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई। ये कानूनी संरचना में एक भूचाल की तरह था। लेकिन देखें, कानून बदलना एक बात है और उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना दूसरी बात। बिल्कुल सही। इन बदलावों ने निश्चित रूप से पीड़ितों को एक मजबूत कानूनी हथियार दिया, लेकिन साथ ही अदालतों पर भी एक जिम्मेदारी डाल दी कि यौन हमलों के मामलों में तेजी से सुनवाई होनी चाहिए। गवाहों और सबूतों को देखने का नजरिया बदलना होगा। पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाने वाली पुरानी मानसिकता को कानूनी रूप से खत्म करने की कोशिश की गई। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इन सभी स्रोतों, रिपोर्टों और इस लंबी कानूनी यात्रा को एक साथ रखकर देखें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 16 दिसंबर 2012 की वो रात केवल एक अपराध की तारीख नहीं है। जी, वो एक ऐसा प्रस्थान बिंदु है जिसने भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर, उनके अधिकारों पर एक ऐसी वैश्विक बातचीत छेड़ दी
जिसे फिर कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सका। ज्योति के माता-पिता ने भी अपनी लड़ाई को केवल अदालत तक सीमित नहीं रखा। बिल्कुल, उन्होंने निर्भया ज्योति ट्रस्ट की स्थापना की, जो आज भी यौन हिंसा की शिकार अन्य महिलाओं को आश्रय, कानूनी मदद और न्याय पाने में सहायता कर रहा है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, हम एक समाज के रूप में किसी को कैसे याद रखते हैं। हाँ, ज्योति सिंह ने उस भयानक रात में अपनी जान गंवा दी, लेकिन अपने उस छोटे से जीवन और असीम दर्द से गुजरते हुए भी उसने इस देश की लाखों महिलाओं को एक नई आवाज दी। उसने उन लड़कियों को एक हिम्मत दी कि वे अब किसी भी तरह के उत्पीड़न को चुपचाप नहीं सहेंगी। सही बात है। इसीलिए जब हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को पढ़ते हैं तो दुनिया उसे केवल एक असहाय पीड़िता के रूप में नहीं देखती। दुनिया उसे निर्भया के रूप में याद रखती है, एक निडर योद्धा जिसने अपनी आखिरी सांस तक न्याय के लिए संघर्ष किया। और यही वो शक्ति है जो आज भी महसूस की जाती है। उस सर्द रात ने देश के कानून बदल दिए, लोगों के बातचीत का तरीका बदल दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में हमारा समाज बदला? क्या आज भी सड़कें उतनी सुरक्षित हैं जितनी हम उम्मीद करते हैं? इसी विचारणीय प्रश्न के साथ इस गहन चर्चा का समापन किया जाता है।